ऑब्जेक्ट जो है वो आपका क्या होगा, वो उसी स्टेट में रहेगा। तो दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर कौन सा चल रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैकेनिक्स का चैप्टर है, नहीं पता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपका है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में इनर्शिया जो है किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास के ऊपर डिपेंड करता है और उसके रेडियस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ेंगे, जैसे रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आया? तो लॉ ऑफ इनर्शिया मींस कि इनर्शिया के जो लॉ है उसके बारे में। तो इनर्शिया में 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट आपका होता है, मतलब 3 जो इसमें कॉन्सेप्ट है, लॉ तो आपका एक ही है इनर्शिया में कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए तब तक जो है वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहता है, इसी स्टेट में ही रहना चाहता है, ठीक है, जब तक कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसमें इसके 3 टाइप्स हैं इनर्शिया के। इनर्शिया के क्या है आपके 3 टाइप्स हैं। इनर्शिया के कौन कौन से 3 टाइप्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड सेकेंड नंबर इज inertia of motion, inertia of motion, and third number is inertia of direction, inertia of direction. First number is inertia of rest, second number is inertia of motion, and third number is inertia of direction. Inertia of direction. Clear है? What about inertia of rest? If we talk about inertia of rest, inertia of rest means जैसे देखो आप जो है वो बस में बैठते, you are suppose you are sitting on a bus. This point is clear ना? And when a bus starts by a driver, ठीक है? तो बस जब भी स्टार्ट होती है ड्राइवर के द्वारा, तो you will feel द फोर्स, ठीक है। तो फोर्स कैसा फोर्स फील करते हैं, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आप पहले क्या थे, आपका स्टेट क्या था, रेस्ट था, तो आप रेस्ट में ही रहना चाहते थे। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने, ठीक है, ड्राइवर ने कार को स्टार्ट किया, व्हेन अ ड्राइवर स्टार्ट्स हिज कार और स्टार्ट्स हिज बस, ठीक है, तो जब भी उसने बस को स्टार्ट किया या कार को उसने स्टार्ट किया, तो इन दैट केस व्हाट यू विल रियलाइज, यू विल लीन बैकवर्ड। Clear है? Because the direction of motion of the car is in the forward direction, you can say that means car is moving in forward direction. Car is moving in forward direction. This point is clear ना? The external force, the pseudo force which will apply on the object who is sitting on the car, sitting in the car, you can say that जो भी force apply हो रहा है इस object के ऊपर, वो कैसा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, तो आप जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, पुशअप होगा आपका, इसलिए कि आप रेस्ट में थे और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके ऊपर एक्सीलरेटर आपने दिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन इसको रेस्ट में होने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और वही बैकवर्ड डायरेक्शन का फोर्स जो है वो आपके ऊपर भी लगेगा। क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप क्या थे, रेस्ट में थे पहले और आप जो है फिर से अपने स्टेट को चेंज कर लिया, जैसे आपने रेस्ट से किस में हो गए, आप मोशन में हो गए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट नंबर पॉइंट ऑफ दिस इज कि जब भी आप कारपेट को, यू नो कारपेट पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, dust particles को when a carpet is beaten by a stick, then you will feel that the dust particle which are present in the carpets, ठीक है, which are present in the carpet will fall off, ठीक है, from the carpet, you can say that। तो वो क्या होगा, जैसे ही आप उसको स्टिक से बीट करोगे कारपेट को जिसमें डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं, तो उसमें से जो उसके पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे, कारपेट से अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही आप बीट किए तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, ठीक है। पहले क्या था, कारपेट के जो डस्ट पार्टिकल्स थे जो कारपेट में प्रेजेंट थे वो सभी रेस्ट में थे, ठीक है, और आपने उसको बीट किया तो उसमें मोशन आ गया, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई कर दिया और वो मूव करके उससे डिटैच हो जाएंगे, मीन्स अलग हो जाएंगे, किससे, कारपेट से। क्लियर है पॉइंट? तो कारपेट से अलग हो जाएंगे, तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्वेश्चन आता है एग्जाम में,
ठीक है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन। क्लियर है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट सबको क्लियर हुआ, सेटअप हुआ ना माइंड में? सीखना भी है इसको। आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग ऑन दिस। इनर्शिया ऑफ मोशन, इफ यू टॉक अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है? जैसे आप मोशन में ऑलरेडी हैं और उसके बाद कार स्टॉप होती है, बस स्टॉप होती है, तो आप क्या करते हैं? यू फील फॉरवर्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही जो है आपकी कार स्टॉप होती है, तो कार स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे? रिटार्डेशन होता है, ब्रेक अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेट करते हैं तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। जब भी मोशन के अगेंस्ट में होगा, आप समझ लेना, हमेशा इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन के अगेंस्ट में होगा। जो भी कार का मोशन है उसके अगेंस्ट में होगा। क्लियर है जी? तो देखो अब यहाँ पे कार जो एक्सटर्नल फोर्स है ना उसके अगेंस्ट में होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। एक्सटर्नल फोर्स हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेटर दे रहे हैं। एक्सेलरेटर क्या है? हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो मूव करा रहा है इस कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इनर्शिया जो है वो इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसके जस्ट अपोजिट लगेगा एक्सटर्नल फोर्स के, इसलिए कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, समझिए यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जब भी कार को आप स्टॉप करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ब्रेक अप्लाई करेंगे मींस इसकी मोशन को क्या कर रहे हैं आप? स्टॉप कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स का भी डायरेक्शन आपको पूछ लिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हियर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाट वुड बी द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन अ पर्सन हु इज सिटिंग इन दिस कार, ठीक है, और इन दिस बस। तो अब उसके पर्सन के ऊपर किस तरह का फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन दैट पर्सन हु इज सिटिंग इन दिस कार? यस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो जब बैकवर्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स लगेगा। इसको बोलेंगे हम लोग कि ये इसके फोर्स की वजह से ये अपने स्टेट को क्या करेगा? चेंज करेगा और ये मोशन में हो जाएगा। दिस concept of inertia is known as inertia of motion. क्लियर है? तो आपने देखा होगा ना, जब भी कार काफी ज्यादा तेजी से चलती है या कोई भी बस जो है काफी ज्यादा मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो आपका स्टेट क्या था? इनिशियल मोशन में है। मोशन में है ना, रेस्ट में नहीं है। इनिशियल मोशन क्या है इसमें? जब आप कार में मूव कर रहे हैं तो आपका भी इनिशियल स्टेट क्या है? मोशन में है, आप मोशन में हो। क्लियर है? और जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो आपको रेस्ट में फिर आना, आप अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं। जब ब्रेक अप्लाई करके ये स्टॉप हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं। पहले मोशन में थे, मोशन से रेस्ट में अपने स्टेट को चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा? यस जी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब जैसे आप यू टर्न लेते हैं, सपोज यू आर टेकिंग अ यू टर्न ऑन अ यू बेंट लाइक रोड that is inclined to the surface, ठीक है, that road is inclined at some angle. You can say that this is circular road है। तो circular road में आपने देखा होगा कि inclination होता है, ये भी हम आपको बताएंगे circular motion में। तो inclination होता है, और inclination क्यों बनाया जाता है? ताकि जो भी movement हो रहा है कार का वो रोड को छोड़ के बाहर ना जाए। You can say that, you can say this point. So this is known as inertia of direction. Inertia of direction means when a car is taking a U-turn, in that case our external force in the form of centripetal force is applied on that car, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होगा सेंट्रीपेटल फोर्स, तो आपका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप मोशन में हैं लेकिन आपका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जिस इनर्शिया की प्रॉपर्टी से डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तो आपका स्ट्रेट लाइन का हुआ। स्ट्रेट लाइन में कोई भी कार मूव कर रही है तो अगर वो मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, मतलब मोशन से अगर रेस्ट में आ रही होगा, अगर रेस्ट से आपका मोशन कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पॉइंट इज कि अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से जब भी यू टर्न ये लेगा, तो यू टर्न लेगा मींस डायरेक्शन को अपने चेंज कर रहा है, तो यू टर्न किसके टुवर्ड्स मिलेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, और इसके रिएक्शन पेयर में, अब रिएक्शन पेयर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो कार को जब आप मूव करोगे ना इधर, तो ये इधर की तरफ भागेगा, आगे की तरफ, इसलिए इसके रोड को जो है बेंड किया जाता है कुछ एंगल पे, ताकि जो है कार का जो डिस्प्लेसमेंट हो वो ज्यादा ना हो। ये तो अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये रोड से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसीलिए आपको देखा होगा आपने कि जब भी सर्कुलर ट्रैक होता है या सर्कुलर रोड होता है, जब भी बेंडिंग होती है रोड में, तो आप क्या करते हैं? अपनी स्पीड को स्लो करते हैं। दैट्स व्हाई यू आर स्लोइंग योर स्पीड। This is the main reason behind this.
This point is clear to all of you or not? The main reason behind this is you are slowing your speed due to the circular turn, and a centripetal as well as centrifugal force both applied on the car at the same time on a basis of, you can say that, action reaction pair. This point is clear to all of you or not? ये action reaction pair में जो है इसके ऊपर apply होगा. This concept of inertia is known as inertia of direction. इसको हम लोग बोलेंगे inertia of direction. Clear है सबको? This point is clear ना? Next part of this is Newton's second law of motion. ये आपका हो जाएगा first law of motion. तो Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. The first law of motion is known as the property of inertia. You can say that Newton's first law of motion is known as the property of inertia. It is the property of a body, ठीक है, through which any object wants to remain in its initial state until and unless when an external force is applied on it. Clear point? समझ में आया? This is known as inertia of rest. This is known as inertia of motion. This is known as inertia of direction. You can give an example related to all this. ठीक है, तो आप एग्जांपल बस लिख लो, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction का. जो भी हम आपको एग्जांपल दिए, you can write down all the example related to all these three parts by your own. This point is clear ना? तो अब देखो इसमें Newton's first law of motion आपका हो गया. सबको समझ में भी आया? किसी को कोई डाउट? अब inertia जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Inertia depends on the mass of the substance. It is the property of the body. It depends on the mass of the substance. अगर मास ज्यादा है, inertia ज्यादा हो जाएगा. Clear point? तो अब देखो, आपका मास क्या है? आपका वेट कितना है? वेट 70 kg, तो मास कितना होगा? मास कितना हो जाएगा जी? 10 kg. न्यूटन, देखो वेट को हमेशा हम न्यूटन में मेजर करते हैं, केजी में मेजर नहीं करते, ठीक है? न्यूटन को हमेशा जो हम लोग वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं. वेट इज अ फोर्स, मास इज नॉट अ फोर्स. मास को हमेशा हम केजी में मेजर करते हैं. तो जब भी वेट की बात आती है तो वेट जो है वो न्यूटन में होता है, और मास हमेशा क्या होता है? केजी में होता है. दिस पॉइंट इज क्लियर ना? तो देखो मास केजी में होता है, तो मास अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. तो देखो आप अपने से कंपेयर करो ट्रक से, तो ट्रक का मास ज्यादा होगा, ट्रक का मास ज्यादा होगा तो ट्रक का इनर्शिया भी ज्यादा होगा. तो आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जो भी उसमें प्रेजेंट है, यू कैन से दैट, जो भी आपके पास ट्रक आपके सामने है, उसके ऊपर अगर आप मास अप्लाई करेंगे तो क्या फोर्स अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा? नो, देयर इज नो एनी फोर्स अप्लाइड ऑन इट. यू कैन से दैट. फोर्स अप्लाई अगर करेंगे तो उस फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा, उस फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा. जैसे वो ट्रक है, ट्रक के ऊपर आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लें तो वो फोर्स क्या कैपेबल होगा उस ट्रक को मूव कराने में? नहीं, इसलिए कि आपका जो इनर्शिया वो कम है उस ट्रक के अपेक्षा. इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द, यू कैन से दैट, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है. एंड द डिस्टेंस मींस डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ मास. तो जो डिस्टेंस होता है कि कितना जो है सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट का मींस कितना बड़ा है सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो डिस्टेंस मींस रेडियस एक तरह से कह सकते हो आप. जैसे रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे तो आप रेडियस उसको बोलते हो, ठीक है, कि ऐसे ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग हियर, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट जो इस तरह से आपका मूवमेंट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का. तो यहाँ पे देखोगे इसका सेंटर ऑफ मास इसका मिडिल में हो गया. तो दिस इज लोकेटेड एट अ r डिस्टेंस पर ये क्या लोकेटेड है. तो अब देखो यहाँ पे इसका मास जो भी होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इनर्शिया, एज वेल एज रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करेगा. जो रेडियस है ये आपका r हो जाएगा, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करेगा. रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस. तो आउटर सरफेस से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा. यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, उसके ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा. क्लियर है? तो इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो यू कैन राइट डाउन इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ग्रेटर विल बी द मास ऑफ द बॉडी एंड ग्रेटर विल बी द इनर्शिया. ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट, ग्रेटर विल बी द इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी.
ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समझिए आप यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, नेट फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, सबको समझ में आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट हियर एंड इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। यू आर अप्लाई एंड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंट इज क्लियर ना। तो आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें मोमेंटम होगा, मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, यू नो, मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है। तो मान लेते हैं इसका मोमेंटम जो है वो p है, तो p मींस जैसे फोर्स अप्लाई करने से पहले जो है, समझिए इस पार्ट को, फोर्स अप्लाई करने से पहले इसका मोमेंटम कितना था, pi आपने मान लिया, तो इसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। देखिए यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आपने मान लिया pi, तो फोर्स अप्लाई करने से पहले इसका मोमेंटम था pi, मतलब ऑलरेडी जो ये मूव कर रहा था। क्लियर है। अब जब रेस्ट में होगा तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है सबको। रेस्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब इसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम मींस जब फोर्स अप्लाई किया f, उसके बाद इसमें जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ, जो इसमें वेलोसिटी आई, दैट विल बी फाइनल मोमेंटम। तो pi क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, तो pi हो जाएगा m into u1। मास इसका मान लेते हैं आप m, तो मास विल बी m। अब देखो pf मींस फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m into v1। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v और इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं u। समझ में आया जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा p इज इक्वल टू pf माइनस pi मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है जी सबको। तो mv माइनस mu विल बी द रेट ऑफ, विल बी द चेंज इन मोमेंटम। तो इसको बोलेंगे डेल्टा p क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा p इज द चेंज इन मोमेंटम। तो जो संवेग में चेंज होगा वो आपका हो जाएगा डेल्टा p। क्लियर है जी, mv माइनस mu। ठीक है, तो mv माइनस mu, दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। यस सर। mv माइनस mu सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा d आपका फोर्स हो जाता है। डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, डेल्टा t मींस जब u वेलोसिटी थी, मींस इनिशियल वेलोसिटी जब u थी, तो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लेते हैं आपका टाइम हो जाएगा t1। उसका उस टाइम जो है वो टाइम कितना था, t1। और आफ्टर सम टाइम जब उसके ऊपर फोर्स आपने अप्लाई किया, तो उसमें जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ उस ऑब्जेक्ट में, उस टाइम जो है इसका, उस टाइम कितना था, t2। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यू कैन सी दैट डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज mv माइनस mu अपॉन t2 माइनस t1 एंड दिस इज नथिंग बट नेट फोर्स। So net force applied on any object is equal to rate of change of momentum. You can say this point is clear to all of you or not. तो F is equal to यहाँ से डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और जब आपका डेल्टा P स्मॉल होगा और डेल्टा T स्मॉल होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि M into V अपॉन T। क्लियर है जी सबको। M into V अपॉन T is equal to F, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, U जब 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की 0 हो जाएगी, मतलब इनिशियली इसमें कोई मोमेंटम नहीं था, इनिशियल मोमेंटम इसका 0 था, तो mv मतलब u 0 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं mv अपॉन t। टाइम t तक उसका मोमेंटम कितना था, mv जब फोर्स अप्लाई किया आपने f, तो f इज इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट डाउन m into v by t, m into v by t, v by t is what, acceleration, you know, v by t is equal to acceleration। तो यहाँ से आता है आपका F is equal to mass into acceleration। तो force is equal to mass into acceleration। So you can say that force is equal to mass into acceleration। ठीक है जी। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसीलिए वेट एक क्या है, एक वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो उसका यूनिट भी होता है न्यूटन। तो वेट को हमेशा न्यूटन में मेजर करते हैं, एज वेल एज मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, आपको बताया था डिफरेंसेस पिछले क्लास में जो है आपको बताया था डिफरेंस जो होता है वेट और मास में, क्या डिफरेंस होता है।
क्लियर है? वेट कभी भी चेंज होता है या चेंज नहीं होता है? बताइए। वेट हमेशा चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, बट मास हमेशा फिक्स्ड होता है। किसी भी क्वांटिटी का जो मास होता है हमेशा फिक्स्ड होता है। मास इज एक्चुअल द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट यू कैन से कि मास क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है, अमाउंट ऑफ एक्चुअल मैटर, जो भी एक्चुअल मैटर प्रेजेंट है, मैटर मींस सॉलिड लिक्विड गैस, वही तो आपके मैटर हो गए। तो वो मैटर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज नोन एज इट्स मास, उसकी मास बोलते हैं उसको। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू वेट। तो F इज इक्वल टू m इनटू a। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका डायमेंशन अगर हम फाइंड आउट करें, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा जी? m। एक्सेलरेशन के क्या होता है? lt -2। तो फोर्स का जो डायमेंशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा mlt -2। क्लियर है सबको? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यू कैन से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लिख लो, इट स्टेट्स दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to the net force applied on that body, yeah, or of that object, on that object. You can say that the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of an object is equal to, of an object is equal to the net force is equal to the net force applied on that object, is equal to the net force applied on that object. This is called Newton's second law of motion. This is called Newton's second law of motion. So net force means delta F is equal to, means sigma of F. Sum of all the forces is equal to rate of change of momentum. Clear है? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट किसी को? Okay. No doubt ना? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो बोल रहा है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एज यू कैन से। तो फॉर एवरी एक्शन, जो भी आपके एक्शंस होते हैं उनके लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मींस दिस स्टेट्स दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो फोर्स हमेशा किस वे में एग्जिस्ट करते हैं? एक्शन और रिएक्शन पेयर में। जब भी आप किसी के ऊपर एक्शन अप्लाई करोगे तो उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन कैसे? जब आप किसी को क्या करते हो? हिट करते हो, ठीक है, तो आप किसी को स्लैप करते हो, ठीक है, स्लैपिंग करते हो, स्लैप करते हो ना, उस केस में उसका रिएक्शन कैसा होता है? आपके ऊपर में स्लैपिंग का ही होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर जी, आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जितना फोर्स हम इस वॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स जो है रिएक्शन फोर्स के फॉर्म में वो वॉल हमारे हैंड के ऊपर अप्लाई करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो आप जितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स जो है आपको एज अ रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर भी अप्लाई होता हुआ दिखेगा। क्लियर है पॉइंट? दिखेगा नहीं मतलब महसूस होगा, यू कैन फील दैट। समझ में आया? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट हियर एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय योर हैंड। तो F जो है आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लेते हैं आपका कि ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है फोर्स। तो इसका जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा A एंड दिस इज ऑब्जेक्ट B। ठीक है जी, दिस इज ऑब्जेक्ट A एंड दिस इज ऑब्जेक्ट B। तो A जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है B के ऊपर, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका? FAB। तो फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट A ऑन B, तो दिस इज नोन एज FAB। अब देखो रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा, B जो है अप्लाई करेगा A के ऊपर, रिएक्शन फोर्स B क्या हो जाएगा? FB। ठीक है, FB है, इसी डायरेक्शन में ये भी रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। अब इन दोनों के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों में क्या है? अपोजिट है। तो ये आपका हो जाएगा FAB। दिस इज FAB मींस व्हाट? फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B।
this is FAB and FBA means what? Force applied by B on A. क्लियर है? This always existing. ये आपका हो जाएगा एक्शन पेयर. This force is of एक्शन पेयर. तो ये आपका हो जाएगा एक्शन पेयर और ये आपका हो जाएगा रिएक्शन पेयर. This point is clear to all of you or not? This is reaction pair. और यहाँ से लिखेंगे FAB force applied by A on B is equal to minus of FBA. So this is minus of force applied by B on A. So this is equal to minus of FBA. This point is clear to all of you or not? Yes. Clear है सबको? Yes. Clear है ना आपको? सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आपको बता दिए थे, तो वो हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस जिस फ्रेम में आप ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आपका हो जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करता है, तो उस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है जी. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट किसी चीज पे बैठा हुआ है या कहीं पे है जो मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर जो है वो खुद मोशन में होता है और उसके बाद वो किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आपका हो जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर है पॉइंट ये? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज वेल एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट इज इनर्शियल एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल. सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट किसी को? जैसे पहले ऑब्जेक्ट क्या था? अर्थ के ऊपर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर किसी भी चीज को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो ग्राउंड पे खुद होना चाहिए, तो कैसा होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. मींस अर्थ के ऊपर होके, मींस अर्थ पे यानी ग्राउंड पे होके मींस रेस्ट में ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है और रेस्ट में होके किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है. और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट खुद मोशन में होगा, ऑब्जर्वर खुद मोशन में होगा और किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होगा. क्लियर है पॉइंट? दिस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. समझ में आया सबको? क्लियर है ना? अब देखेंगे हम लोग टेंशन के कॉन्सेप्ट को. ठीक है. तो टेंशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ब्लॉक को, समझो आप यहाँ पे, दिस इज अ ब्लॉक, एंड इसमें यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन जो है जीरो ले रहे हैं. म्यू जो है ना, फ्रिक्शन को हम लोग जीरो ले रहे हैं. ये ब्लॉक का है. तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ ब्लॉक हम लोग लेंगे. दिस इज अ सिस्टम ऑफ ब्लॉक. तो सिस्टम ऑफ ब्लॉक. ठीक है. तो ब्लॉक इसके ऊपर रख रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर. इसमें फ्रिक्शन जो है स्मूथ सरफेस मारना है. हम लोग कंसीडर कैसे कर रहे हैं? स्मूथ सरफेस. सबको समझ में आया ना? तो ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक का मास अगर mg होगा, ब्लॉक का मास m होगा, ब्लॉक का मास m होगा, तो ये जो है वेट अप्लाई करेगा किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हम जीरो मान रहे हैं. ठीक है जी. तो ये किसके ऊपर अप्लाई करेगा? वेट अर्थ के ऊपर. कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्या हो जाएगा जी? mg. तो अर्थ इसके ऊपर सेम रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी. कौन सा रिएक्शन फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स. तो दिस इज नोन एज नॉर्मल फोर्स. तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से क्या है? कांटेक्ट में है. तो ग्राउंड से कांटेक्ट में है. नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट फोर्स होता है. तो नॉर्मल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स. ये आपका हो जाएगा नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल मीन्स उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है. ठीक है. तो ये हमेशा क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है. यू कैन से दैट नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स. इसमें से बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे. जो डायग्राम है उसके बाद इसमें भी आप लोग भी. ठीक है. तो नॉर्मल फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स. अब देखो n जो है यहाँ पे, n क्या था? ये अर्थ के द्वारा अप्लाई हो रहा था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ के द्वारा अप्लाई हो रहा है नॉर्मल फोर्स. तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? n इज इक्वल टू m इंटू g. तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स आपका हो जाएगा m इंटू g के इक्वल. तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा. समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्वेश्चन हम दे दें इसके ऊपर. ये समझ में आया ना ऐसे? ठीक है. तो क्वेश्चंस आप लिखेंगे
और इसमें डायग्राम भी है, और भी डायग्राम है, इसके डायग्रामेटिक व्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है कि आपको रखा हुआ है ये प्लेन पे, ठीक है, ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ प्लेन, और प्लेन का जो फ्रिक्शन है वो 0 माना गया है। यू आर सपोजिंग दैट द फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द सरफेस इज इक्वल टू 0, तो म्यू जो है आपका 0 है, म्यू इज इक्वल टू 0। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कैसा स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। तो आपको एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स F, कितने डिग्री के एंगल पे, या आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री से F जो अप्लाई किया जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, तो आपको बताना है, और मास इसका, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 2 kg दिया हुआ है, और F एक फोर्स है और अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको F की वैल्यू बतानी है, देन F इज इक्वल टू व्हाट, देन फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, तो फोर्स F की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, आप लोग, आप बताएंगे और आप बताएंगे, दोनों लोग बताएंगे। सबसे पहले आप लोग गिव द एग्जाम है, दैट एग्जाम, आप लोग सबसे पहले बताएंगे F m is equal to 2 kg and mu is equal to 0, a is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला लग जाएगा ना, F इक्वल टू m वाला, F is equal to m वाला नहीं, इस यहाँ पे फॉर्मूला ये वैलिड नहीं है। देखो जी, यहाँ पे समझिए, सब लोग समझेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। F की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसमें कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो F के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा ये कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा ये कंपोनेंट, ठीक है। एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। F हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, F cos थीटा, F cos 60, F वर्टिकल क्या हो जाएगा, F sin 60 डिग्री। समझ में आया सबको, क्लियर है? अब देखो बता रहे हैं ना आपको, इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मूव कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा को कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मींस F cos 60 की वजह से ही इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो F cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m into F, मास into एक्सेलरेशन, F into cos 60 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू मास, मास कितना है 2 into एक्सेलरेशन है 3, F इज इक्वल टू 6 2 सा 12 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका, 12 न्यूटन। समझ में आया? F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 न्यूटन। क्लियर है ना पॉइंट? तो ब्लॉक जब भी कांटेक्ट में होंगे तो उसमें कैसा फोर्स होगा कल हम लोग पढ़ेंगे, जो भी कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? तो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस।